हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारत में जातीय व्यवस्था, जिसके अंतर्गत जाति की परिभाषा सबसे पहले हमारा टॉपिक आएगा। तो जाति की परिभाषा में आज हम बहुत कुछ जानेंगे कि जाति आखिर होती क्या है और जाति किस प्रकार जो है हमारे समाज में विद्यमान है। तो इस पर जो है हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखा जाए तो जाति की परिभाषा एक वंशागत और अंतर्विवाही समूहों की तरह की जा सकती है। इसके परंपरागत सामान्य नाम, व्यवसाय एवं संस्कृति होती है। इसकी गतिशीलता अपेक्षित रूप से कट्टर होती है और इसकी प्रतिष्ठा स्पष्ट होती है और यह एक सहजाति समुदाय भी होती है। वर्तमान परिस्थितियों में जाति व्यवस्था एक औपचारिक संगठन की तरह है और जिसमें अधिक कठोरता नहीं है। अब यह व्यवस्था जो है राजनीति से जुड़ गई है और इस तरह जो उपरोक्त विवरणों के आधार पर हम जातियों के निम्न लक्षणों का भी वर्णन कर सकते हैं। यानी देखा जाए तो आज के समय में जो है जाति जो है अधिक कठोर नहीं रह गई है। इसका कारण यही है कि जाति में कठोरता जो है आज आधुनिकता के कारण हुआ है और यहाँ तक कि देखा जाए तो व्यवसाय और संस्कृति में भी बहुत चेंजेस होने को देखा जा सकता है। तो कहते हैं अंतर्विवाह के कारण जो है जाति में बहुत ही कहते हैं ढीलापन आया है। तो इसके कुछ लक्षण हैं, देखते हैं हमारा इसका लक्षण क्या है। इसमें देखा जाए तो पहला लक्षण इसी के रूप में है कि समाज का जो है खंडात्मक विभाजन, यानी समाज को जो है कई भागों में विभाजित किया गया है। अंततः भारतीय सामाजिक सुदृढ़ीकरण अधिकांश रूप से जाति पर निर्भर होता है। यानी देखा जाए तो सुदृढ़ीकरण जो होती है अधिकांश जाति पर निर्भर होता है, क्योंकि जाति में ऊंच नीच की भेदभाव होना एक स्वाभाविक बात ही है। देश में कई जातियां विकसित हुई है जिनकी जीवन पद्धति जाति पर निर्भर है। जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है तथा यह जाति वंशानुगत होती है। आपको पता ही होता है कि जाति सदैव ही हमें जन्मजात प्राप्त होती है, यानी जिस जाति में आप जन्म लोगे आपको उसी जाति का जो है पूरा सदस्यता जो है अपनाना पड़ेगा। इसलिए कहा जा सकता है कि जाति जो है वंशानुगत होती है और सदस्य जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति के सदस्य होके रह जाता है। कहते हैं उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, सोपन व्यवस्था। कहते हैं जातियां पवित्रता एवं अपवित्रता के आधार पर उच्च और निम्न धंधों पर बनी हुई है। यह व्यवस्था एक पीढ़ी की तरह है जिसमें सबसे ऊंचा जाति को जो है उच्च श्रेणी में रखा जाता है तथा अपवित्र धंधा करने वाले जातियों को निम्न श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण का कार्यक्रम कांड और शिक्षण देना होता है और इस व्यवस्था को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। इसी कारण सोपनीकीय व्यवस्था में इन उच्च स्थान भी प्राप्त है। दूसरी ओर सफाई कर्मी के काम झाड़ू लगाना होता है, इसलिए इन जातियों को सोपन में अपवित्र धंधों की श्रेणी में रखा जाता है। तो सोपन व्यवस्था का अर्थ यही होता है दोस्तों कि आपको जो कार्य मिलता है, यानी जाति को जो कार्य मिलता है वो पवित्रता अपवित्रता के आधार पर उच्च और निम्न जाति में बांटा जाता है। यानी कहा जाए तो जो कहते हैं शिक्षा देने वाला कार्य करता है उसको हम पवित्र जातियों में मानते हैं। अपवित्र जाति उनको मानते हैं जो सफाई कर्मचारी होते हैं, चाहे जो भी कहते हैं थोड़ा नीच कार्य करते हैं उनके लिए माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आज के समय में यहाँ पर कोई पवित्र कार्य और अपवित्र कार्य नहीं है। कहते हैं जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं उसको ही अच्छा कर्म कहा जाता है। कहते हैं काम धंधा जो इंसानों के पेट के लिए होता है उसको कभी गलत नहीं कहा जा सकता। कहते हैं जो आप मेहनत से कमा के कर रहे हो वो मेहनत जो समाज मान्यता देता है उस मेहनत को हर व्यक्ति जो है सराहता भी है, चाहे वो किसी प्रकार का भी हो। लेकिन कहते हैं कोई चोरी डकैती ये करे, कहते हैं इसमें भी तो मेहनत होती है, लेकिन ये समाज इसको स्वीकृति कभी नहीं देता, क्योंकि एक कानून भी स्वीकृति नहीं देता, इसलिए ये चीज़ों को जो है कभी भी प्रायोरिटी नहीं मिलती है। तो सोपन व्यवस्था में यही होती है कि जाति के रिगार्डिंग पवित्रता और अपवित्रता के जो है ऊंच नीच की भेदभाव पाई जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भोजन, खान पान और धूम्रपान पर प्रतिबंध। कहते हैं सामान्यतः जाति आपस में ही एक दूसरे पर खान पान, एक ही पंगत में बैठना या मद्यपान या धूम्रपान स्वीकार नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए ब्राह्मण दूसरी जाति से भोजन नहीं लेते हैं। वास्तव में खान पान का सारा मसला बहुत ही जटिल होता है, यानी इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि हमारे समाज में बहुत से जातियों में कहते हैं साथ में बैठ के जो है खान पान करना, ये कहते हैं स्वीकार तब नहीं करते हैं जब वो धूम्रपान और मदिरापान के रूप में हो, क्योंकि इनको जो है कभी भी सही रूप नहीं दिया जा सकता।
उदाहरण के लिए ब्राह्मण दूसरी जाति से जो है भोजन नहीं लेते हैं, ये आपने देखा भी होगा और जाना भी होगा। वास्तव में खान पान का सारा मसला बहुत ही जटिल होती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में कन्या कुश ब्राह्मणों में कई उप विभाजन भी है। कहा जाता है कि एक 12 कन्या कुश जो है 13 अंगूठियाँ था कन्या भूष ब्राह्मण तो हैं ही, लेकिन वो कई उपजातियों में बटे हुए हैं। यानी देखा जाए तो ये कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है कुब्ज ब्राह्मण रहते हैं, वो कई श्रेणियों में बटे हुए हैं। यानी खाने के 2 प्रकार में बटा हुआ है। पक्का खाना यानी घी से पका हुआ खाना, इसे पूरी कचौड़ी और पुलाव कहते हैं। दूसरा कच्चा खाना है जिसे हम केवल पानी द्वारा पकाया जाता है। इस खाने में चावल दाल और शाक सब्जियां होती है। कुछ जातियों में केवल पका खाना ही खाने की अनुमति भी दिया जा सकता है। यानी कहा जाए तो कुछ जातियों में केवल पक्का खाना खाने की ही अनुमति दी जाती है। इस विभिन्नता के होते हुए भी उच्च जाति के लोग सामान्यतः नीच जाति के हाथ का बना हुआ खाना स्वीकार नहीं करते हैं। यही सिद्धांत धूम्रपान पर भी लागू होता है। यानी देखा जाए तो सारी सिद्धांत जो है एक दूसरे के साथ ही चल रहे होते हैं। जो गलत है उसको कोई भी समाज गलत ही कहेगा। उसके पश्चात है अंतविवाह। कहते हैं इसका अर्थ है कि एक जाति का सदस्य अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं करता है। यह अंतरजाति विवाह कहलाता है। अंतरजाति विवाह पर प्रतिबंधित है और इस प्रतिबंधित के होते हुए भी पढ़े लिखे लोग और विशेषकर शहरी क्षेत्र के लोग धीरे धीरे अंतरजाति विवाह करने लग गए हैं। कहते हैं अंतरजाति विवाह का जो है आज एक प्रचलन सी बन गई है। आज जो लोग अपने जाति में ना करके दूसरे जाति में विवाह करते हैं और ये विशेषकर शहरी क्षेत्र में देखने को आपको मिल सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है पवित्र और अपवित्र। कहते हैं पवित्र और अपवित्र की अवधारणाएं जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं में से एक है। इन अवधारणाओं का प्रयोग आदमियों के जो है काम काज व्यवसाय भाषा वेशभूषा और भोजन की आदतों से जाना जा सकता है। उदाहरण के लिए मद्यपान करना, शाकाहारी भोजन ग्रहण करना, उच्च जाति द्वारा छोड़े हुए भोजन को प्राप्त करना, ऐसे धंधों में काम करना जो मरे हुए जानवरों को उठाता है, झाड़ू लगाना, गंदे कचरे को उठाना अपवित्रता है। धंधों के ये प्रतिबंधित होते हैं हुए भी आज उच्च जाति भी ऐसा काम करने लगी है। जूते कारखानों में काम करना, ब्यूटी पार्लर में जो है बाल काटने प्रतिबंधित नहीं रहा। यानी कहा जाए तो आज हर जाति के लोग जो है दूसरे जाति के कामों को जो है अपना लिया है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षुद्र हो, चाहे वैश्य हो, आज किसी की जाति वर्ण के रूप में नहीं परिभाषित किया जा रहा है। आज जो है व्यक्ति की जो योग्यता बनती है, जो वो कार्य सक्षम सीखता है, उसी पे जो है कार्यरत होता है। यानी उच्च जाति के लोग भी आज जो है निम्न जाति के कार्य भी कर रहे हैं। कहते हैं जैसा वो शिक्षा प्राप्त करते हैं वैसे ही उनको काम करना पड़ता है। आज आप देखोगे भी कि उच्च जाति के लोग जो है झाड़ू लगा रहे हैं और जो है कचरे को उठा रहे हैं। तो आज उसको पवित्र अपवित्र के रूप में नहीं देखा जा सकता। आज सिर्फ ये देखा जाता है कि आपने कितना शिक्षा प्राप्त किया है और आपके पास कितना गुण है। उसके पश्चात है व्यवसायिक संगठन। व्यवसायिक संगठन के अंतर्गत यही आता है कि सामान्यतः प्रत्येक जाति के कुछ निश्चित धंधे होते हैं और वो इन धंधों को छोड़ नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए ब्राह्मण का काम पुरोहित करना है, पाठन करना है, कलेश राजस्व के आंकड़ों को देखना है। बनिया व्यापार करते हैं और जो है चमार मरे हुए जानवरों की खाल उधेड़ते हैं। आज औद्योगिकरण तथा शहरीकरण के कारण कुछ लोगों ने अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़ दिया है। यह होते हुए भी ग्रामीण क्षेत्र में अब भी लोग जो है परंपरागत व्यवसाय ही करते हैं। शहरों में भी कुछ नाई दिन में तो किसी दफ्तर में काम करते हैं, परंतु सुबह शाम बाल काटने का धंधा ही करते हैं। तो देखा जाए जैसे कि हमने यहाँ भी पढ़ा भी है कि व्यवसायिक संगठन जो है आज के समय बदलता चला जा रहा है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में अब भी लोग परंपरागत व्यवसाय ही कर रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में ये परंपरा टूट चुकी है। कहते हैं हर कोई जो है अपना रोजी रोटी कमाने के लिए कोई भी कार्य धंधा अपनाने लग गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है नए समाजी क्षेत्र में सामाजिक धार्मिक जो नियोक्ता एवं अधिकार। कहते हैं कुछ निम्न जाति के आज भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। पहले के समय में भी नहीं करने दिया जाता था। वो साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उन्हें सोने के आभूषण नहीं पहनाने दिए जाते हैं। छतरी लेकर बाजार में नहीं घूम सकते हैं। ये सब व्यवहार को प्रतिमान आज
बदल गए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपने पुराने फिल्मों में देखा होगा, जो नीचे जात के लोग होते हैं उनको जो है मंदिर में प्रवेश नहीं करवाई जाती थी, तो इससे ये साबित होता था कि उसको वो नीच समझा करते थे। लेकिन आज जो है ये सारी चीज़ें बदल चुकी है। आज ये प्रतिमान बिल्कुल ही बदल गए हैं। आज कोई भी जाति के लोग जो है अपने पूजा पाठ भी करवा सकता है और पाठ पूजा में सम्मिलित भी हो जाता है। आप देखते ही हो कि जागरण होते हैं बड़े बड़े जगहों पर, वहाँ पर हर जाति के धर्म के लोग अपना रह के जो है ईश्वर की भक्ति करने में लीन हो जाते हैं। तो आज जो है ये चीज़ें सारे कुछ बदल चुकी है। अगर अगली बात करें रीति रिवाज और पहनावा और बोलचाल में अंतर, तो कहते हैं हर एक जाति को अपने जीवन को एक निश्चित पद्धति होती है। यानी देखा जाए तो हर जाति की अपनी एक जीवन निश्चित पद्धतियाँ होती है और इस जाति के रीति रिवाज, पहनावा और बोलचाल होता है। उच्च जातियाँ साहित्यिक शब्दों का प्रयोग सदैव करते हैं, जबकि निम्न जाति स्थानीय बोलचाल बोलती है। तो इसमें आज जो है पहनावा, बोलचाल, रीति रिवाज का जो है बहुत महत्व रहता है। यानी उच्च जाति साहित्य शब्द का प्रयोग सदैव ही करते रहते हैं। ये आपने जनरली देखा होगा। चाहे हाई प्रोफाइल के लोग जो होते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं तो हम उसको अत्यधिक सभ्य समझते हैं, और जो पढ़े लिखे थोड़ा सा होते हैं, अगर हिंदी मीडियम में होते हैं तो लोग उसको असभ्य समझते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात का कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हमें ये पता है कि भाषा सिर्फ एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट कर सकते हैं या दूसरों के विचारों से अवगत हो सकते हैं। तो इसलिए आज भाषा के रिगार्डिंग जो है इस तरह की भेदभाव करना कदाचित उचित नहीं माना जा सकता। उसके पश्चात हमारे समक्ष संघर्ष का निदान करने के लिए कार्य पद्धति, यानी संघर्ष का निदान करने के लिए कार्य पद्धतियाँ क्या है। कहते हैं जब जातियों में संघर्ष होता है तो तनाव होती है। तो इसके लिए प्रत्येक जाति का एक जो है परंपरागत तंत्र होता है जिसके माध्यम से तनाव में सुलह लाई जाती है। जातीय और अंतर जातीय झगड़ों को जातीय पंचायत के माध्यम से हल किया जा सकता है। यानी देखा जाए तो संघर्ष का निदान करने के लिए कार्य पद्धति बहुत ही ज़रूरी होता है, और इसमें जो है आज बड़े बड़े संस्थाएं को जो है हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। और ये लोग जो होते हैं मैक्सिमम यही बात पे ध्यान देते हैं कि जितना हो सके उनको आपस में सुलह करा दिया जाए, जिससे जो वाद विवाद है अधिक खतरनाक न बन सके। उसके पश्चात हमारे समक्ष अगला जो टॉपिक है वह है जाति और वर्ण में अंतर। आखिर जाति और वर्ण में क्या अंतर है, तो ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि जाति और वर्ण में किस प्रकार का अंतर जो है देखा जा सकता है। कहते हैं जाति और वर्ण में जो अंतर हुई है वो समय काल के अधीन थी, क्योंकि जाति और वर्ण के रूप में जैसे कि आप जानते ही हैं कि भारतीय समाज में 4 वर्ण थे पुराने समय में। वर्णों का पहला उल्लेख ऋग्वेद में ही हमें मिलती है, ठीक है। यानी लगभग 1500 ईसा पूर्व जो है वैदिक काल में वर्ण थे। वर्ण का आशय रंग से था और आरंभ में अछूत नहीं थे। वर्ण व्यवस्था आरंभ में कठोर नहीं थे। वैदिक काल के बाद यानी 1000 ईस्वी पूर्व में शूद्रों का उल्लेख मिलता है, और इस भांति कहा जा सकता है कि 1000 ईस्वी पूर्व में वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हुई। यानी उससे पहले वर्ण अवस्था नहीं थी। यानी आपने देखा भी होगा कि उससे पहले वर्ण अवस्था नहीं थी, लेकिन 1000 पूर्व में ये वर्ण अवस्था जो है स्टार्ट हुई। कहते हैं अगर ईसा पूर्व 2री शताब्दी और उसके बाद विभिन्न व्यवसायों के कारण कई औद्योगिक समूह उत्पन्न हुए। देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था भारतीय व्यवस्था का केवल पुस्तकीय दृष्टिकोण था, जबकि जातीय व्यवस्था आज व्यवहारिक रूप में देखने को मिल सकता है। आज वर्ण नहीं मिलते हैं, जातियाँ मिलती हैं। वर्ण तो केवल 4 हैं, लेकिन जातियाँ कहते हैं 4000 है। अब देखिए पहले के समय में वर्ण की व्यवस्था जो थी सिर्फ 4 थी, यानी 4 व्यवस्थाओं में ही बटी थी। लेकिन आज देखा जाए तो वर्ण से सबसे अधिक जो है जातियां हैं, यानी जातियां 4000 है। तो कहा जा सकता है कि भारत के प्रत्येक क्षेत्र में कोई 20 जातियां जरूर मिलती होगी। जातियों का सोपन जो है संपूर्ण भारत में मिलती है, यानी ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर क्षत्रियों को रखा गया है और फिर वैश्य शैव्य को, और उसके बाद अंतिम में क्षुद्र रखा गया है। अगर हम साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं तो आप याद रखना कि जो मुख से बोला हुआ जो स्वर होती है, जो आवाज़ें होती है, यानी मुख को वह ब्राह्मण का रूप दिया गया है, और क्षत्रिय को जो है बाजू का ही रूप दिया गया जिसका कार्य होता है युद्ध करना। वैश्यों का जो कार्य होता है यानी पेट से रिलेटेड होता है, पेट के लिए वो लोग हर तरह के कार्य करते हैं जिसमें किसान उसान सभी आते हैं, ठीक है। और अंतिम रूप जो दिया गया है वो क्षुद्र का दिया गया है। क्षुद्र का अर्थ यही होता है जो कि तीनों ही समाजों की सेवा करते हैं,
ठीक है। तो इसको आप जो है पैर के जूते के समान समझ सकते हो, जिसको सदैव ही बाहर रखा जाता है। कहते हैं काम इसी का ही चलता है, लेकिन फिर भी हम इसको क्षुद्र के रूप में परिभाषित करते हैं और सदैव इससे ही घृणा करते हैं। लेकिन ये जो है सभी का जो है रूप रंग संवारते हैं और सभी जातियों का सेवा पानी करते हैं। तो इस तरह जो है इनको 4 वर्णों में विभक्त किया गया है। जाति की यह सोपनी व्यवस्था सारे देश में सामान्य है, लेकिन जो है विभिन्न स्थानों पर यह सोपन बदल भी जा रहा है। आज की बदलती स्थिति, कहीं पर ब्राह्मण शीर्ष स्थान पर है तो दूसरे क्षेत्र में कोई अन्य जाति जैसे राजपूत शीर्ष स्थान पर है। ऐसा भी स्थान है जहां दलितों की ऊंचा स्थान मिलता है। आज की परिस्थिति में धर्मनिरपेक्ष लक्षण अर्थात आर्थिक और राजनीतिक शक्ति किसी भी जाति को शीर्ष स्थान दे देती है। कहते हैं वर्ण व्यवस्था में ऐसा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप देखोगे तो आज जो है कहीं ब्राह्मण शीर्ष स्थान पे है तो कहीं क्षूद्र शीर्ष स्थान पे है तो कहीं क्षत्रिय जो है शीर्ष स्थान पे है। इसका अर्थ यही हुआ दोस्तों कि आज जो है व्यक्तियों के कर्म यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितने कर्म कर रहे हो और आप कैसे जो है अपना जीवन यापन करते हो। कहते हैं अगर आप पढ़ के अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त करोगे तो निम्न कोटि में ही आ पाओगे। जैसे आप लोगों को पता है कि आजकल रैंकिंग के ज़माना है, जो सबसे अच्छा अंक प्राप्त करता है वो टॉप पे रहता है और जो बहुत ही गंदा मार्क्स प्राप्त करता है वो नीचे रहता है। तो इस रूप में जो है परिभाषित किया गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपको भी मालूम है कि अगर हम अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा समझेंगे, तभी जो है हम एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा कर सकेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि तिरपान स्टडी सेंटर के से अच्छा विकल्प और कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस टू सिलेबस चलता है, शब्द थ्रू शब्द पॉइंट बताई जाती है और समझाई जाती है। तो आपको जब सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है तो कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है। कहते हैं हमें जितना हमारा सिलेबस है, जितना हमारा टॉपिक है, अगर हम उतना ही समझ लेते हैं तो एग्ज़ाम में हमें शीर्ष पे पहुँचने पे कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपना टॉपिक को ही भूल के जो है बड़े बड़े सिलेबस देखने लग जाओगे तो शायद आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाओगे जिसकी आपकी आवश्यकता थी। कहते हैं धार्मिक आधार पर जो है उच्च स्थान वर्णों में होती थी, यानी देखा जाए तो धार्मिक आधार पर जो है उच्च वर्ण वर्णों में सदैव होती थी, जबकि अछूते का वर्ण व्यवस्था में अनिवार्य रूप से भिन्न स्थान हुआ करता था। देश में कहीं भी उच्च जातियां सोपर में ऊपर नहीं समझी जाती है, इसलिए किसी भी वर्ण और जाति के सामान्य नहीं समझना चाहिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर देखा जाए तो कहते हैं कि छुआछूत का जो वर्ण व्यवस्था में अनिवार्य रूप से निम्न स्थान प्राप्त होता है और देश में कहीं भी उच्च जातियां सोपन ऊपर नहीं समझी जाती है, इसलिए किसी भी वर्ण और जाति को सामान्य नहीं समझना चाहिए। उसके पश्चात हमारा जो टॉपिक है वो है जाति और वर्ण में अंतर। आखिर जाति और वर्ण में क्या अंतर है, तो अंतर जानना भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं जाति एक वंशगत समूह है और वर्ण की प्राकृतिक निरपेक्षता की है। कहते हैं वर्ण व्यवस्था में जो है वही विवाह और अंतर विवाह होते हैं। इसमें गतिशीलता ऊपर की ओर होती है या नीचे की ओर, इसमें व्यक्ति जिसमें पैदा हुआ हो कहते हैं उसमें रह सकता है या अनिवार्य रूप से एक सामाजिक और आर्थिक समूह हो सकता है। भारत में सामान्यतः 3 वर्ग पाए जाते हैं, एक उच्च, माध्यम और निम्न वर्ग। यानी आप देखोगे तो भारत में इन्हीं 3 वर्ण से जो है कार्य चलते हैं। प्रत्येक वर्ण 2 भागों में बटा हुआ होता है, एक भाग को उच्च होता है तो दूसरा भाग सदैव निम्न होती है, चाहे उच्च में क्यों न हो। इसी प्रकार जो है उच्च मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग भी आता है। इसी तरह उच्च वर्ण और निम्न जो है वर्ग भी आता है और वर्ग और जाति में बहुत ही अंतर है। यह है कि जाति कर्म कांड पर निर्भर होता है, जबकि वर्ग जो होता है धर्म निरपेक्षता पर निर्भर होती है। कर्म कांड में उच्चता का कारण धार्मिक मिथक है और जो है धर्म निरपेक्ष वर्णों का आशय आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक से है। वर्ण चेतना पाई जाती है लेकिन जाति चेतना नहीं है। अस्त्र ने साफ शब्दों में बात कहा था कि शहरी क्षेत्र में जातियों को भी अधिक आर्थिक दृष्टि से देखा जाता है। यानी अरसुस जो थे पहले इनको नॉलेज था इस बात की कि शहरी क्षेत्र में जाति भी अधिक आर्थिक दृष्टि से देखा जाएगा। यानी देखा जाए इनका बात जो था स्पष्ट था कि अगर हम शहर में ले तो जाति का जो रूप रंग होगा वो आर्थिक दृष्टिकोण से होगा। जो जितना अमीर होगा वो उतना ही उच्च माना जाएगा और जो उच्च जाति के होते हुए भी अगर वो गरीब है तो निम्न जाति में ही उसकी गणना की जाएगी।